अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करें सिंटैक्स के बुनियाद के बेसिस पे। और चौथे चैप्टर की स्टार्टिंग में है मोशन इन टू डायमेंशंस। पूरा चैप्टर है जिसकी पहली टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है कि किस ऑब्जेक्ट की, किस बॉडी की मोशन हो अगर एक्स वाई प्लेन में, आर वाई जेड प्लेन में, आर जेड एक्स प्लेन में, तो उससे हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे ये सिंपल के ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वो ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। ये इसी का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का और ये वाई कंपोनेंट है। तो हम ये कहेंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं, रूम के एक साइड एक्स एक्सिस, दूसरी साइड वाई एक्सिस, और आप वहाँ से कोने से आप अगर वाई एक्सिस पे आ रहे हो तो वन डायमेंशनल है। अगर आप सिर्फ एक्सिस पे जा रहे हो तो वो भी वन डायमेंशनल है। लेकिन आप वहाँ कोने से सामने वाले अपोजिट साइड में जो कोना है वहाँ पे जा रहे हो तो आप ऐसे समझें कि टू डायमेंशंस में जा रहे हो। कैसे? एक्स और वाई में। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या है? ये तो ठीक है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्या ये टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करें, हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दें, और उसी का जो मोशन हो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो टू डायमेंशनल हो जाएगा। वो आगे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। दैट मीन्स कब? जब वो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। सो यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? यानी उसके लिए ज़रूरी है कि टू डायमेंशंस में भी हो और अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी हो। तो ये सिंपली ये है कि भाई ये पेन है, इसको मैं यहाँ से अगर ड्रॉप कराऊँ तो ये इट्स वन डायमेंशनल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है भी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है भी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और दूसरी बात कि अगर मैं इसी पेन को ऐसे में दीवार पे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये ऐसी का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी टू डायमेंशनल है लेकिन प्रोजेक्टाइल नहीं है। अब प्रोजेक्टाइल के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको थ्रो करूँ, मैं इसको थ्रो करूँ, तो अब इसी का मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल, क्योंकि वो आगे को भी जाएगी और ग्राउंड पे भी जाएगी ऐसे। तो दैट मीन्स ये जो मोशन है पेन का, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ऐसे किस्म के मोशन को प्रोजेक्टाइल, और अब इस पेन को कहेंगे हम क्या? प्रोजेक्टाइल। सो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट which follows two dimensional motion under action of gravity। ये आपके डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जैसे खिड़की से खड़े होकर कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करें बाहर की तरफ, या जो बैट्समैन क्रिकेट जब खेलते हैं, बैट्समैन जब कोई छक्के का बॉल लगाता है, इट्स आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। या जो हम ऐसे लॉन्चर से मिसाइल्स, रॉकेट्स फायर होते हैं, मिसाइल्स फायर होते हैं, वो यहाँ से ग्राउंड में ही जाके गिरते हैं और थ्रू एयर जाते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इन मिसाइल्स को, इन रॉकेट्स को हम क्या बोलेंगे? ये प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल है। नॉट ओनली दीज, लेकिन हम अगर ये बुलेट से, गन से कोई बुलेट फायर करें तो ये भी क्या है? ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। लॉन्ग जंप खाते हैं, लॉन्ग जंप, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज़ मोशन इन टू डायमेंशंस अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। भले वो ऑब्जेक्ट का मोशन ये ग्राउंड लेवल है, समझें, ग्राउंड लेवल से ये ऐसे आ रहा है और ग्राउंड लेवल पे हेड कर रहा है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है।
या फिर ऐसे ही किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट आप ऐसे फेंक रहे हैं, इट इज़ आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि इसको भी हमने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इसको भी हमने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ये भी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्राउंड से थ्रो करें और बाद में ग्राउंड पे आए, नहीं, हम किसी हाइट से थ्रो करें और ग्राउंड पे आ रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? क्योंकि ये नीचे को भी आ रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है। ये पहले ऊपर जा रहा था और आगे भी जा रहा था, अब ये नीचे आ रहा है, आगे भी जा रहा है, ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हम कोई सिक्सर बॉल, क्रिकेट बॉल है, वो ऐसे जा रहा है और बाउंड्री से दूर गया, जाके गिरा ग्राउंड पे, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमने कोई ऑब्जेक्ट, या जैसे एरोप्लेन से कोई रॉकेट्स फायर करते हैं कि एरोप्लेन से कोई रॉकेट फायर किया, वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। और जैसा कि ये तो मोशन हुआ, और इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाएगा? वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है। सो व्हाट्स अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट which follows 2 dimensional motion, which follows 2 dimensional motion। अब इसमें क्या क्या assumptions हैं? प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ हमें assumptions हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला assumption ये है कि आपको एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसिडर करना है कि आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो एयर रेजिस्टेंस हो, नेवर एट ऑल। सो फर्स्ट एजम्पशन ये है कि एयर रेजिस्टेंस इज टेकन। वैसे प्रैक्टिकली एयर की रेजिस्टेंस होती है, लेकिन हमें इधर क्या करना है? एयर रेजिस्टेंस इज टेकन नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस इज टेकन नेग्लिजिबल। और दूसरी बात कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है, 24 आवर्स में एक चक्कर लगा रही है, स्प्रिंग कर रही है, और या 365.25 डेज में वो एक सन के गिर्द अराउंड एक कंप्लीट ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। उसका ऑर्बिटल मोशन है, वो भी रोटेशनल मोशन है। ये जो भले ऑर्बिटल मोशन हो और स्पिन मोशन हो, इसी का प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उसके मोशन पे, उसके रेंज पे, उसकी वेलोसिटी पे रोटेशन का इफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप ये कहेंगे भाई चलती हुई ट्रेन में 2 मुसाफिर बैठे हुए, एक ऑब्जर्वर है और दूसरा उधर सामने पर है, वो उससे अगर कोई चीज़ फेंक रहा है और गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो सामने सीट पे जो बैठा हुआ है वो कैच कर सकता है। सपोज करें आप एप्पल है, वो से एप्पल फेंक रहा है, वो कैच करेगा। ऐसे नहीं है कि भाई 100 से गाड़ी जा रही है, अब एप्पल रेस्ट में और एप्पल पीछे जाके गिरेगा, ऐसे नहीं है। एप्पल को जो वेलोसिटी है वही है जो ट्रेन को वेलोसिटी है, हमने इसको एक्स्ट्रा लगा दी, तभी एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर की तरफ वो आ गया। सो जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट से हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, उनको ट्रेन के मोशन का इफेक्ट नहीं होता, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट नहीं होता है। अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दूसरा असम्पशन ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। और रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरी बात एक्सेलरेशन की है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कंसिडर होती है। अभी आप देखिए, यू नो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है? डाउनवर्ड है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड,
और जब यहाँ पहुँच रहा है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन अगेन डाउनवर्ड। जैसा आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक मालूम है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? वो -g के बराबर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या? -g के बराबर, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या? -g के बराबर। आप ये समझते हैं कि भाई अपवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और डाउनवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझे। मालूम है क्यों? यही बात कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। फॉर प्रोजेक्टाइल फोर्स नेट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन नेट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, जब टॉप पे है तब भी नीचे है, जब डाउनवर्ड आ रहा है तब भी नीचे है। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नेट फोर्स है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। अगर तीनों पॉइंट्स पे, पोजीशंस पे, डिफरेंट पोजीशंस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पर भी डाउनवर्ड, यहाँ पर भी डाउनवर्ड, इसको हम -g बोलें तो हम इसको प्लस क्यों बोलेंगे? ये तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हुए ना। क्यों इक्वल वेक्टर्स होंगे? मैग्नीट्यूड भी बराबर 9.8 की, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी -g तो यहाँ पे भी -g, यहाँ पर भी -g, यानी कि ये तीनों पोजिशंस ये है, ये इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है। सो एक्सेलरेशन, ये आप सोच लीजिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेकन वर्टिकल डाउनवर्ड and that is -g. Don't think that it is plus for downward journey and minus for upward journey, नहीं। तो तीसरा assumption यही है कि acceleration due to gravity is always taken vertical downward and acceleration equals to -g। क्या है? -g है। तो ये तीन assumptions हैं। नंबर 1 assumption ये है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल इस्तेमाल, दैट मीन्स एयर की रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट हम नहीं लेने देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, और रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टेकन वर्टिकल डाउनवर्ड एंड दैट इज -g। ये इसके तीन मेन assumptions हैं, और इसी पर ही हमें और एक्सप्लेनेशन मिल रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की। कैसे वो? अच्छा, इसमें यह है कि हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सपेंड कैसे करें, और ये बहुत ही आसान है इसका वे। दो अक़साम में हम इसकी वेलोसिटी को, इसके मोशन को, क्योंकि ये आगे को जा रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, और ऊपर और नीचे ये क्या है? वर्टिकल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से लॉन्च किया है और यहाँ पे वो लैंड हो रहा है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो सपोज़ करें यहाँ पे इसके इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो उसके इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं दो, एक v0 x है और दूसरा v0 y है, क्योंकि ये एंगल बना रहा है, है इधर। अब v0 x और v0 y, v0 x की वजह से ये फॉरवर्ड जा रहा है, और v0 y की जगह से की खातिर ये जो है ना ऊपर जा रहा है। तो इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के दो मोशन के कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तभी इधर मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। इसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको हम देखें कि कैसे।
कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट एक्स है, यहाँ पे वी एक्स है, यहाँ पे वी एक्स है, यहाँ पे भी वी एक्स है। तो ये जो थ्रू आउट द मोशन है, इधर अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे कितनी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? यहाँ पर भी 10 ही होगी। क्यों 10 होगी? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है नहीं और ग्रेविटेशनल पुल जो उस पर नेट फोर्स पड़ रहा है वो क्या है? वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मानद के तहत हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगा? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स वी नॉट एक्स के बराबर होगी। अगर इधर वी नॉट एक्स 10 मीटर पर सेकंड है सपोज करें, तो यहाँ पे वी एक्स क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और किसके बराबर होगी ये? वी नॉट कॉस थीटा की। तो यहाँ पे 10 से 10 10, यहाँ पे भी 10। और आइए वर्टिकल वेलोसिटी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। वर्टिकल मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। इधर वी नॉट वाई है, यहाँ पे जो वी वाई है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से रोक रहा है और वेलोसिटी ये ऐसा ऐसा वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वही इस तरीके से कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। अब वी एफ इक्वल्स टू वी आई और वी नॉट वाई, वी आई मीन्स वी नॉट वाई माइनस जी टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ये जो है कम है। कितनी है? वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी नॉट वाई से जी टी वेलोसिटी नफी करें तो आपको वी वाई मिलेगा। तो हम ये कहें कि वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, वी नॉट वाई माइनस जी टी। उसके अलावा अब आप यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी टॉप पे क्या हो जाएगी? टॉप पे 0 हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। लिहाजा आप इसे कभी ना समझें कि टॉप पे मोशन 0 हो जाएगा। नो, टॉप पे मोशन है और वो मोशन किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे 10 है और ये वर्टिकल भी सपोज करें ये भी 10 है, तो टोटल वेलोसिटी 14 होगी, 14.14। वेलोसिटी वेक्टर है 10 + 10 राइट एंगल पे 14.14। और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल 10 और वर्टिकल 5 है और टॉप पे हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल 0 है, तो टॉप पे टोटल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। और यहाँ ये हॉरिजॉन्टल तो 10 है लेकिन वर्टिकल 0 नहीं है और डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये होगा कि वेलोसिटी भाई इधर -5 मीटर है सपोज करें, तो यहाँ टोटल वेलोसिटी 10 और 5 के पाइथागोरन थ्योरम से आप करेंगे 100 और 5 के स्क्वायर 25 रेडिकल करेंगे, 125 का रेडिकल करेंगे, 11 पॉइंट समथिंग टोटल वेलोसिटी बनेगी। और यहाँ पे जब आएंगी लैंड करेगी तो वही जो इधर 14.14 थी ये भी इधर 14.14 है, लेकिन इसी का वर्टिकल कंपोनेंट -10 मीटर पर सेकंड है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट और वर्टिकल वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस। एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। At top of trajectory, vertical velocity becomes 0. For downward journey, vertical velocity becomes negative. तो हम ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप पे ये यहाँ ये अपवर्ड जर्नी में, और अच्छा ये डाउनवर्ड में मैंने ये किया है कि वी वाई इक्वल्स टू माइनस जी टी। वी नॉट वाई क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ वी नॉट वाई क्या होगा? 0 होगा। ये वाला वी नॉट वाई नहीं करेंगे, यहाँ से वाला। और तीसरी बात, अब एक्सेलरेशन पे आइए कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो व्हाट डू थिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन? वो तो 0 हो जाएगी। सो
फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को 1 से हम डिनोट करें। और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा? वर्टिकल एक्सेलरेशन वही हमें मालूम है कि इक्वल्स टू माइनस जी। सो वी वाई ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। तो आपसे यह पूछे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी ये मत समझिएगा कि एक्सेलरेशन इधर के लिए नेगेटिव, इस पाथ में नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, कभी भी नहीं। और एक ये और बात भी आप कि एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड है, माइनस जी के बराबर है। और टॉप ऑफ जर्नी पे, टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पे टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो कौन सी जगह पे? सिर्फ टॉप पे। ऐसा ए लेवल में एमसीक्यू है जो एनटीएस में भी आ चुका है कि भाई टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ए 0, बी इक्वल्स टू माइनस जी, सी लेस देन माइनस जी, डी मोर देन माइनस जी, इक्वल्स टू माइनस जी। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि थ्रू आउट द मोशन कितने बार एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, यहाँ पे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक ही जगह पे टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। तो कितने बार? एक बार। कहाँ पर? टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। और अपवर्ड जर्नी के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, मोर देन 90। और फॉर डाउनवर्ड जर्नी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्यूट एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स लेस देन 90। तो ऐसे भी है कि भाई एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, आप जो है इधर कोई एमसीक्यू आ सकता है कि कैसे हो सकता है। तो एक्सेलरेशन भले मोशन कितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, फ्री फॉलिंग में एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसे जी के बराबर, ऑफ कोर्स ये माइनस जी। उसके अलावा अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टाइम। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मालूम नहीं कहाँ पूछना चाहते हो एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक। सो टाइम जो वहाँ तक जो टाइम लगेगा मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये उसी फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से, वी इंटू टी से, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है ही नहीं। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे? वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ऐसे में हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता। हॉरिजॉन्टल पे कर रहा है, वर्टिकल पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्टिकल मोशन। क्यों? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है? नेवर एट ऑल। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 and vertical acceleration is always minus g, and both acceleration do not depend on one another. तीसरी बात, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है? नेवर एट ऑल। क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करता है? नेवर एट ऑल। सो हम ये भी कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
बाकी ये है कि ये जो इनका ट्रेजेक्टरी है वो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट का सुपरपोजिशन है, उसकी कॉम्बिनेशन है। हम ये कह सकते हैं कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ सुपरपोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट्स। अगर किसी पे डिपेंड करते हैं तो क्या एक्स डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कराए? टाइम पे कराए। वाई डिस्प्लेसमेंट भी टाइम पे कराए। हम ये कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट बोथ डिपेंड अपॉन कॉमन पैरामीटर दैट इज टाइम। ये दोनों टाइम पे डिपेंड करें लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसके बाद हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जैसे टाइम रीच, मैक्सिमम हाइट है, उसके अलावा वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ये सारे पैरामीटर्स हमें जो है ना इधर से उनके लिए फार्मूले कैसे मालूम हो, कुछ तो हमने किए लेकिन अभी कुछ। सो टाइम रीच मैक्सिमम हाइट क्या है कि लॉन्चिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो, उस पॉइंट पे जो टाइम लगेगा उससे हम बोलते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट स्मॉल टी से ज़ाहिर होता है। तो यहाँ पे ऊपर जो जा रहा है वो किस वेलोसिटी की वजह से? v0y की वजह से। और यहाँ पे vy क्या है? 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फार्मूला एक vf इक्वल्स टू vi माइनस gt। तो vf इक्वल्स टू vy, vi मीन्स v0y माइनस gt। सो जहाँ पे vy 0 होगा ग्राउंड लेवल से उस पॉइंट तक को हम क्या बोलेंगे? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो हम ये vy 0 इक्वल्स टू v0y माइनस gt। तो gt इक्वल्स टू v0y, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू v0y अपॉन g। और हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू v0 sin थीटा अपॉन g, v0 sin थीटा अपॉन g। तो what is time to reach maximum height? It is time taken by a projectile from ground level to reach a point where vertical velocity becomes 0, or it depends upon vertical component of initial velocity. It depends upon vertical component of initial velocity। और इसे हम अगर और ओपन करें तो ऐसे कि it depends directly upon the value of initial velocity and the value of sin theta and the value of sin theta। सो हम ऐसे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मालूम करेंगे। अगर किसी का वर्टिकल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना लगेगा? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन जी की वैल्यू 9.8 के बजाय आप 10 भी लगा सकते हो, तो 1 सेकेंड। अगर किसी की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड तो टाइम क्या लगेगा? 100 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा इसमें ये है कि मैक्सिमम हाइट हम कैसे मालूम करें? तो मैक्सिमम हाइट के लिए सिर्फ हम मैक्सिमम हाइट कैसे मालूम करें? एच मैक्स, ओके। एच मैक्स ये जो ग्राउंड लेवल से टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी तक जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दिस इज टर्म्ड एज मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है। तो ये भी हमें ऐसे ही मालूम हो सकता है कि वी आई को हम करें v0y और वी एफ इक्वल्स टू vy। मैक्सिमम हाइट पे जब vy क्या होगा? 0 हो जाएगा। और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमें मिल गया है v0 y अपॉन जी। और इसके अलावा हमें हाइट मालूम करना है, क्या? मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, एक तो ये है मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू
वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एच मैक्स इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस आल्सो इक्वल्स टू वी नॉट वाई होल स्क्वायर बाय 2g। या आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि जितना टाइम नीचे से ऊपर लगता है उतना ही टाइम ऊपर से ग्राउंड लेवल की तरफ, और ग्राउंड लेवल की तरफ आप जब आएंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट का जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या है, 0 है। तो आप जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है वही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल तक भी लग रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज आल्सो इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम के स्क्वायर से। तो हाफ जी की वैल्यू आप ऐसे कर सकते हैं कि जी 10 कंसिडर करें और हाफ से मल्टीपल करें, क्या होगा 5 टी स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 टी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट के लिए कि मैक्सिमम हाइट is directly proportional to square of initial velocity. It is directly proportional to square of sin theta. It is directly proportional to time square. टाइम क्या है? टाइम रीच मैक्सिमम हाइट या फ्री फॉल जब करेगा वो टाइम भी एक ही बात है, जो यहाँ से यहाँ तक वो वहाँ से नीचे तक। सो टाइम के स्क्वायर से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आपसे पूछा जाए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हो रही है तो व्हाट यू थिंक अबाउट मैक्सिमम हाइट के स्क्वायर से, कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। हाइट मैक्सिमम हाइट बिकम्स 4 टाइम्स। अगर इनिशियल वेलोसिटी रेडिकल 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो हाइट कितना बढ़ेगा 2 टाइम्स, क्योंकि रेडिकल 2 का स्क्वायर आप करेंगे। ऐसे आपको करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट डबल हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। सो ऐसे आप मैक्सिमम हाइट किसी की मालूम कर सकते हैं। एंड दिस वे आप और भी पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं कि जैसे थर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि आप ये कहें कि फ्लाइट का टाइम जितना अरसा वो एयर बॉर्न है, एयर में है, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? It is time taken by a projectile to remain in air, or it is time taken by a projectile from launching point to landing point. So अगर projectile ground से ही लॉन्च कराए और ग्राउंड पे ही लैंड कराए तो इन हालात में टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से ज़ाहिर करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, सो टी प्लस टी, 2t कर सकते हैं। व्हाट वाज टी? टाइम इज स्मॉल टी इज टाइम रीच मैक्सिमम हाइट, तो हम ये कह सकते हैं 2v0y अपॉन जी, आर दिस आल्सो इक्वल्स टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, 2v0 sin theta upon g. So ऐसे if the projectile is launched from ground level and it hits again at ground level in this situation. लेकिन अगर ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे है कि प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा है किसी हाइट से, इस हाइट से पहले ही करा है और यहाँ इसी को इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल 0 है। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा?
अब तो हमें वी नॉट वाई है ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वी नॉट वाई 0 है। तो वही कॉन्सेप्ट के इस फॉर्मूले से कि h = 5t² से, कि यहाँ से t² यानी t = क्या होगा, h/5 रेडिकल का। तो इधर h/5 रेडिकल h/5 से आप कर सकते हैं, और दिस आल्सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। कब? वेन एवर अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम सम हाइट, और वो कैसे लॉन्च हुआ है, हॉरिजॉन्टली। वो थ्रोन कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो इस हालात में से, और दूसरी बात कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड किया है, इधर स्क्वायर रूट ऑफ हाइट पे, यहाँ पे किस पे करा है, वर्टिकल वेलोसिटी पे। तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यहाँ पर भी नहीं, इवन है भी सही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं कर रहा। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है लेकिन नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अभी आप सिंपली ये करें कि भाई यहाँ से मैं इस डस्टर को सिर्फ ड्रॉप करूँगा और पेन को मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूंगा, लेकिन दोनों गिरेंगे ग्राउंड पे टुगेदर साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये देखिएगा, आप आवाज़ सुनेंगे और दोनों की आवाज़ क्या होगी, टुगेदर होगी, साइमल्टेनियसली होगी, गिरने की आवाज़। देखिए कि दोनों क्या हुए कि एक ही टाइम पे गिरे। दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, it does not depend upon horizontal velocity. One is merely dropped and other is given horizontal velocity. Both will hit the ground together and the time of flight of both objects will become same. Why? Because time of flight is independent of horizontal velocity. अब ये तो मैंने एक को दी horizontal velocity, दूसरे को नहीं दी, लेकिन दोनों को ही मैं अगर देता, एक को ज़्यादा एक को कम, फिर क्या होता? अगेन डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्यों? ये बात समझ लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हाइट, इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। टेक्स्ट में इधर ही एक वन बॉल इज merely dropped and other ball is given initial horizontal velocity. वो बार्स भी बने हुए, उनके फोटोग्राफ्स बने हुए, आप देखेंगे कि both will hit the ground together, both will hit the ground together. तो ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद और जो पैरामीटर है वो रेंज है। अब ये रेंज क्या है? ये रेंज है कि लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये अब एक्स आर के बराबर है। ये रेंज है। सो व्हाट इज रेंज? इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट। और ये आपको मालूम है कि यहाँ से आ कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टाइम, और एक्स को हम रेंज बोलेंगे जब टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। तो वी नॉट एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट भी करें तब भी आपको रेंज मिल जाएगा। या आप ड्राइव कर चुके हैं कि वी नॉट स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। तो रेंज is directly proportional to square of initial velocity. It also depends
directly upon the value of sin 2 theta. It also depends upon the value of sin 2 theta. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर वी नॉट है और ये रेंज है, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज डबल देन रेंज वुड बिकम 4 टाइम्स. क्यों? क्योंकि स्क्वायर से और ये दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे भी तो इस पे एंगल, लॉन्चिंग एंगल पे भी. ऐसे ही हम करेंगे. अच्छा, उसके बाद हम करेंगे कि मैक्सिमम रेंज. अब मैक्सिमम रेंज क्या है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल. जैसे हम लॉन्ग जंप खाते हैं, कैसे कि अगर आप 45 के एंगल पर लॉन्च करोगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा हॉरिजॉन्टल. इसे हम बोलेंगे आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज. देखिए sin 2 × 45 क्या होता है? 90. sin 90 इक्वल्स टू 1. तो R becomes R maximum whenever a projectile is launched at 45 angle. Projectile is launched at 45 degrees. और दूसरी बात कि बाकी डिफरेंट एंगल्स पे भले हम 45 से ऊपर के एंगल 60 पे लॉन्च करें तो 45 वाले एंगल से नज़दीक गिराए, जो रेंज यहाँ पर है यहाँ पे वो नहीं है. अगर हमने 75 पे किया है तब और भी कम है. ऐसे हम अगर 80 पे करेंगे तो और भी कम होगा, 90 पे करेंगे तो वहाँ पे गिरेगा. तो दैट मीन्स अच्छा नीचे के एंगल्स को देखिए, 15 पे यहाँ पे, 40 पे यहाँ पे, 45 पे यहाँ पे. दैट मीन्स 45 वाहिद एंगल है जिस पे रेंज ज़्यादा से ज़्यादा है. और ये इसके लिए फार्मूला है V0 स्क्वायर बाय जी. V0 स्क्वायर बाय जी, क्योंकि sin 245 ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. तो बाकी जो बचा सिर्फ sin 245. तो बाकी क्या बचा? V0 स्क्वायर बाय जी. अब ये कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स मैक्सिमम whenever it is launched at 45 degrees. अब 45 से कम या 45 से ज़्यादा अगर हो तो रेंज क्या होगी? तो whenever a projectile is launched below or above 45, its range becomes less than that it launched at 45 degree. It launched at 45 degree. अब डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट हमें मिल रहा है. जैसे 45 पे लॉन्च किया, जो रेंज मिला वही हमें 60 पे मिल रहा है. लेकिन ये फ़र्क है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. अगर हम 15 पे लॉन्च करें तो ये रेंज मिल रहा है, और 75 पे करें फिर भी वही रेंज मिल रहा है. तो whenever a projectile is launched at 15 degrees or at 75 degrees, both passes same range. बस फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि 15 डिग्रीज पे फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होगा और 75 पे हाई ट्रेजेक्ट्री होगा. उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कम लगेगा. और ये बात भी कि 75 पे जो रेंज मिलता है वो मैक्सिमम रेंज के हाफ के बराबर होता है. 45 पे जो रेंज मिला उसी के हाफ पे मिलता है. क्यों? देखिए 2 × 15 डिग्रीज क्या बनेगा? 30. sin 30 इक्वल्स टू 1/2. तो रेंज बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज. क्या? हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि whenever a projectile is launched at 45 degrees and it attains a range of 400 meter, what would be its range if launched at 15 degree? तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई 400 का हाफ. क्यों? क्योंकि 15 डिग्रीज पे मैक्सिमम रेंज का हाफ आता है. 15 डिग्रीज पे मैक्सिमम रेंज का हाफ आता है. तो आप 15 पे भी तो 75 पे भी
75 वाला हाई ट्रेजेक्ट्री, 15 वाला लो ट्रेजेक्ट्री। तो ये भी एक इसमें कॉन्सेप्ट है। और दूसरी यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि वेन एवर अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फॉर मैक्सिमम रेंज, व्हाट वुड बी इट्स मैक्सिमम हाइट। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब आप देखिए कि मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है या मैक्सिमम रेंज ज़्यादा है। वेन एवर प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्रीज, कहाँ पे मैक्सिमम रेंज ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि प्रोजेक्टाइल अगर 45 पे लॉन्च हो रहा है तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 1/4 द मैक्सिमम रेंज होती है। 1/4 होती है। कि अगर मैंने आपको बताया कि 45 के एंगल पे 400 मीटर की रेंज मिल रही है तो हाइट क्या मिलेगी, 100 मीटर। क्या मिलेगी, 100 मीटर। तो कोई ऐसी एंगल भी है कि जिस पे हाइट और रेंज आपस में बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। हाँ, कब जब एंगल, जो प्रोजेक्शन का एंगल है, लॉन्चिंग एंगल है, वो क्या हो, ऐसे आप कह सकते हैं कि 75 डिग्रीज हो, या ऐसे हम ये कह सकते हैं कि 10 इनवर्स मोर देन 1 आएगा ऐसे ही। तो 75 पे अगर लॉन्च करेंगे, और 75 से कुछ ही ज़्यादा है शायद, 4 इनवर्स, हाँ 4 इनवर्स, 4 इनवर्स पे क्या आएगा, रेंज और हाइट दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे कि ये रेंज है और जितनी ये रेंज है उतनी हम हाइट बनाएं। ये कौन सी वाला एंगल होगा, ये होगा 4 इनवर्स, रफली 75 डिग्री, 75 से कुछ ज़्यादा है शायद, है ना सर। तो ऐसे हम इसको जो मालूमात लेंगे कि भाई डिफरेंट क्वेश्चन रहते हुए ऐसे भी आते हैं कि 45 पे हमने लॉन्च किया है, ये रेंज है तो हाइट कितना होगा, और हमने 75 पे किया है, ये रेंज है तो हाइट कितना होगा, जितना रेंज होगा उतना ही हाइट होगा। ऐसे हमें डिफरेंट इसी के, और हम जा रहे हैं इस पे और टॉपिक पे। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है और किस किस पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी कितनी हो सकती है। ये यहाँ से हमने लॉन्च किया है और यहाँ पे लैंड कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे हम देखें कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इन दोनों के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ vx² + vy²। क्यों? क्योंकि vx और vy एक दूसरे से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। और वेलोसिटी कहाँ पर भी पूरे थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी, थ्रू आउट द मोशन, ये कहाँ किसी भी जगह पे कांस्टेंट नहीं होगी। टोटल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है लेकिन वर्टिकल वेरिएबल है, और ये सम है दोनों की वेक्टर सम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 10 है, ये भी 10 है, तो मिलाकर यहाँ पे हुई 14.14, यहाँ पे 10, यहाँ पे ये 5, तो मिलाकर ये हुई रेडिकल 125, और यहाँ पे इस जगह पे टोटल 10 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के बराबर है, और इस पॉइंट पे फिर इंक्रीज होगी। तो यानी ऊपर को जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और टॉप पे लीस्ट है लेकिन नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ टोटल बराबर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के, और फिर ऐसे जैसे आएगा इधर। तो ऐसे भी यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडिकल vx² + vy², और वेलोसिटी इक्वल्स टू in bracket vx² + vy² पावर 1/2, दैट मीन्स रेडिकल। तो हम आप ऐसे कह सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंस्टेंटेनियस, इट नेवर बिकम्स कांस्टेंट, वेयर इज
from its components, horizontal velocity throughout the motion is constant. And total instantaneous क्यों है? Because of vertical velocity. वर्टिकल वेलोसिटी फॉर अपवर्ड जर्नी डिक्रीज होती जाएगी, टॉप पे ज़ीरो हो जाएगी, और फिर ग्राउंड डाउनवर्ड जर्नी में ये नेगेटिव वर्टिकल वेलोसिटी. क्यों वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव है? क्योंकि इधर अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, दैट्स वाई. और इसके अलावा कि भाई इसका ट्रेजेक्टरी क्या है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी हम ये कहें कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो पाथ है, इवन अगर यहाँ से सीधा ही ऊपर से कहीं आ रहा है, ऐसे में ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो पाथ है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट इज नोन एज इट्स ट्रेजेक्टरी. ये क्या है? ट्रेजेक्टरी है. और अगर ग्राउंड से ये ग्राउंड पे हिट कराए तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/2 bx² से ये मालूम होता है, और ये y इक्वल्स टू माइनस 1/2 bx² से, क्योंकि इसमें x वाला फैक्टर स्टार्टिंग वाला नहीं है. तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रेजेक्टरी के लिए फार्मूले हैं, और ये फार्मूले बता रहे हैं कि ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है शेप में. यहाँ पे x इंक्रीज़ हो रहा है, y भी फर्स्ट इंक्रीज़ हो रहा है, देर आफ्टर x तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन y डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे y डिक्रीज़ हो रहा है, y डिक्रीज़ हो रहा है और x इंक्रीज़ हो रहा है. तो इन इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या बता रही है हमें कि ट्रेजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल का है वो शेप में एक शेप्ड है, पैराबोलिक है. ओके. इसके बाद हम इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस प्रोजेक्टाइल की मैंने पहले भी आपको एग्जांपल्स में बताई कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है. रॉकेट फायर करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं. मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, जहाज़ जो हिट करते हैं कि भाई एक जहाज़ है, इसे यहाँ पे टारगेट हिट करना है और इस हाइट पे, तो यहाँ से उसने रॉकेट छोड़ा है तो वो जहाज़ इस पॉइंट पे आएगा तो रॉकेट भी यहाँ आकर इधर हिट करेगा. तो कोई फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन जो उसी को टारगेट अपने को चूज़ सेलेक्ट करता है, उसके बाद हिट करता है कि वो जो रॉकेट है उसी का वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है. और जैसे जैसे जहाज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है, ऐसे इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी, सिर्फ एक्स्ट्रा ये से वर्टिकल आ जाएगी फ्री फॉलिंग की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. तो जब जहाज़ यहाँ पे होगा, अब फाइटर जहाज़ यहाँ पे होगा, रॉकेट यहाँ होगा, फाइटर जहाज़ यहाँ पर है, रॉकेट यहाँ पे, फाइटर जहाज़ यहाँ पे टारगेट पे वो हिट हो रहा है. लिहाजा वो वर्टिकली अपने इसकी रॉकेट की मूवी भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ चलता जाएगा और नीचे को भी जाएगा. तो ये भी एक एप्लीकेशन है इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की. उसके अलावा जो लॉन्ग जंपर्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि भाई लॉन्ग जंप, तो वो 45 के एंगल पे कोशिश करते हैं कि हम 45 के एंगल पे जाएं. और बहुत से एग्जांपल्स हैं इसकी, एप्लीकेशंस हैं. डिफेंस में मोस्टली एप्लीकेशंस हैं डिफेंस पर्पस के हिसाब से. इसके अलावा हम अभी इस पर कोई MCQs आपको करा रहे हैं, वो आप देखिए कि MCQs कैसे करवा रहे हैं. अच्छा, इसमें हम एक न्यूमेरिकल टाइप पे कुछ MCQs कर रहे हैं. एक ही मैंने स्टेटमेंट दी है, उस पर 4 जहाँ लिखे हैं, कुछ और भी फिर लिखता हूँ कि स्टेटमेंट ये है कि प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड एट 45 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. ये इसकी स्टेटमेंट है. इस पर हमने 1 2 3 4 MCQs लिखे हैं, कुछ और भी लिख रहे हैं इस पर कि नंबर 1 कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़, उसके इनिशियल वेलोसिटी के का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? A 0, B 71 मीटर पर सेकेंड, B 100 मीटर पर सेकेंड और C 141 मीटर पर सेकेंड.
तो आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वी एक्स इक्वल्स टू वी नॉट एक्स, या पूछिए इनिशियल का कर रहा है वी नॉट एक्स इक्वल्स टू वी नॉट cos 45 डिग्रीज। तो वी नॉट है 100 और cos 45 की वैल्यू क्या है 0.707। तो हम 100 की 2 सिफर्स ख़त्म करें तो इधर डेसिमल हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 70.7 इज़ रफली 71 मीटर पर सेकेंड, 71 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट चॉइस इज 71 मीटर पर सेकेंड। और 45 पे पूछ रहा है ये द वर्टिकल कंपाउंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 45 पे दोनों कंपाउंड्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे वो भी क्या आएगा 71 ही आएगा। तो अगर करें भी सही तो हम वी नॉट वाई इक्वल्स टू वी नॉट साइन 45, वी नॉट क्या है 100 साइन 45 की वैल्यू 0.707, दिस इज इक्वल्स टू 71 मीटर पर सेकेंड। वही जवाब आ गया। थर्ड एमसीक्यू के टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसे कितना टाइम चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए पहुंचने के लिए कितना चाहिए, ये यहाँ तक पूछ रहा है। और इसके लिए टाइम के लिए फार्मूला क्या है वी नॉट वाई अपॉन जी, और वी नॉट वाई क्या हमें मिला 71 अपॉन जी की वैल्यू रफली आप 10 करें तो क्या होगा 7.1 सेकेंड। ए 0 सेकेंड, बी 7.1 सेकेंड, बी 10 सेकेंड, सी डी 14 सेकेंड। क्या आंसर सही है 7.1। अगेन ये पूछ रहा है चौथा एमसीक्यू है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, ये रेंज है। प्रोजेक्टाइल के रेंज 45 के एंगल पे वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी क्या है, वी नॉट स्क्वायर 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 अपॉन जी की वैल्यू 10, रेंज इज 1000 मीटर। ए 500 मीटर, बी 1000 मीटर, सी 1500 मीटर, डी 2000 मीटर। सो 1000 मीटर यहाँ पे क्या 70। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये पूछें कि यहाँ पे ही मैं कर रहा हूँ कि अगर ये पूछे कि टाइम रीच मैक्सिमम हाइट के बदले में टाइम ऑफ फ्लाइट इज, तो वो क्या होगा टाइम रीच मैक्सिमम हाइट का डबल हो जाएगा, क्या होगा 14 सेकेंड और 14.2 सेकेंड। अगेन पांचवा एमसीक्यू आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको जब रेंज 45 के एंगल पे 1000 मीटर आ गई तो आपको ये मालूम था कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी 1/4 मैक्सिमम रेंज 1000 के चौथा हिस्सा यानी क्या 250 मीटर। तो रेंज मैक्सिमम हाइट वुड बिकम 250 मीटर। एंड दिस वे आपसे अगर ये पूछे कि भाई इसकी वेलोसिटी व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी एट टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है 0, 71, 100 और 141, क्या 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0। व्हाट इज टोटल वेलोसिटी एट टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो हॉरिजॉन्टल के बराबर 71। व्हाट इज टोटल वेलोसिटी एट लैंडिंग पॉइंट, वही जो लॉन्चिंग पॉइंट पे थी 100, ये भी 100, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। वो यहाँ पे डायरेक्शन है, ये इधर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है अगर ग्राउंड लेवल पे। ऐसे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन एट टॉप -g, ए में से कहें, अच्छा इवन -g ना भी हो डजेंट मैटर, ए 0, बी मोर देन g, c लेस देन g, d इक्वल्स टू g। ये 2012 में एमसीक्यू आ चुका है, 2012 में आ चुका है कि इसकी एक्सेशन टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्या होगी। बच्चे ये समझते हैं कि एक्सेशन 0 हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी 0, वेलोसिटी भी 0 नहीं है, वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, हॉरिजॉन्टल है।
लेकिन इवन वन डायमेंशन भी हो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन -g है। एक्सेलरेशन को कभी भी आप वेलोसिटी से नहीं जुड़िएगा, वेलोसिटी चेंज से या फोर्स से, नेट फोर्स से। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है क्या है कि इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, नेवर एट ऑल, इट इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भले प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू -g। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आपको वेलोसिटी भी यहाँ पूछी जाए, वेलोसिटी बता सकते हैं, एक्सेलरेशन थ्रू आउट, हाइट, और ऐसे बहुत से एमसीक्यूज। अगर यहाँ से यही टेक्स्ट से मैंने एग्जांपल लिया है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल 100 के बदले में 100 पे जो कराए, अब हमें रेंज 1000 के बजाय 2000 करना है, तो इसकी लॉन्चिंग वेलोसिटी को क्या करना चाहिए कि ए डबल हो जाए, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड। बी में कि नहीं, रेडिकल 2 टाइम्स 100, सी में रेडिकल 3 टाइम्स 100। रेडिकल 2 सही है। क्यों रेडिकल 2 सही है कि रेडिकल 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 100, जो पहले 1000 निकल रहा था अब 2000 निकलेगा। सो ऐसे इसमें बहुत सी वैरायटी है, इसमें एमसीक्यूज़ हैं बहुत। आप एमसीक्यूज़ बुक्स को देखिए, सेट को स्पेशली देखिए, ए लेवल्स को देखिए, और ए लेवल्स में 1000 एमसीक्यूज़ को देखिए। सेट के बैरोन्स के सेट में जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सप्लेन्ड हैं उनको देखिए। ऐसे ही जो स्मार्ट ब्रांड है और किप्स हैं, और ऐसे वाइटल के पाकिस्तान बुक स्टोर वालों के जो एमसीक्यूज़ बुक्स हैं, पूरे एमसीक्यूज़ बुक्स जो भी आपको मिल जाएं करते जाएं और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं आफ्टर स्टडिंग योर टॉपिक। ऐसे ना हो कि टॉपिक पढ़े ही नहीं और आप एमसीक्यूज़ करें, ऐसे आपको नुकसान होगा। पहले आप टॉपिक स्टडी करें, बाद में आप एमसीक्यूज़ करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।